May I come in, sir? हाँ प्लीज. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. You are Dr. Praveen Singh. Yes, sir. Praveen, in the actual interview, you will. You are a doctor. Yes, sir. Which area, which branch of medical science have you specialized in? Sir, my medium is Hindi, so can I speak in Hindi? Oh, Or sure. Sorry I am about comfortable that. in both the languages if you tell me. हिंदी में ही बात करें. Yes, sir. तो किस में स्पेशलाइजेशन किया, किसी में स्पेशलाइजेशन किया भी? जी सर, नहीं, मैंने स्पेशलाइजेशन नहीं किया, मैंने केवल MBBS किया है सर. अच्छा. अपना परिचय दें प्रवीण जी. मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण सिंह चारण है. मैंने अपनी MBBS रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज उदयपुर से की है. 2017 में मेरी ग्रेजुएशन MBBS कंप्लीट होने के बाद मैंने 3 साल एक निजी अस्पताल में कार्य किया जूनियर रेजिडेंट के पद पर. फिर मैंने 6 महीने CGHS में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य किया जयपुर में. उसके बाद UPSC सिविल सर्विसेज 2021 से मुझे इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस एलोकेट हुई है. अभी मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग जयपुर ROC में एज असिस्टेंट डायरेक्टर कार्यरत हूँ. फ्री टाइम में मुझे ट्रैवल लॉगिंग देखना बहुत पसंद है और मैं डेली रूटीन बेसिस पे फ्री टेली कंसल्टेशन करता हूँ, एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, एक और ऑर्गेनाइज तरीके से. वेरी गुड. तो फिर ये बताएं कि मेडिकल डिग्री होने के बावजूद आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे आकर्षित हुए? सर, इनिशियली एक निजी कारण था और लास्ट में सार्वजनिक कारण बना. ड्यूरिंग MBBS मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो गया था. आई बिलोंग टू विजुअल इम्पेयर्ड कैटेगरी. तो 50% अगर विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है कि हम मेडिकल प्रैक्टिस परस्यू कर सकते हैं. और मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट अभी 50% है, भविष्य में वो बढ़ सकता है. तो मुझे करियर स्विच करना था, लेकिन जब मैंने इसकी पढ़ाई की, जब सामाजिक मुद्दों को जाना या एनवायरनमेंट में लोग जो इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं या इकोनॉमी की समस्याएं जब जानी, तो मुझे और इंटरेस्ट आने लगा और मुझे लगा कि समाज को भी बेहतर तरीके से हम सर्व कर सकते हैं. तो एक निजी कारण जो है वो अंत में सामाजिक कारण में चेंज हो गया सर. आप बता सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का दायरा क्या है, क्या क्या काम वो देखती है? जी सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का मुख्य जो काम है वो ईज़ ऑफ डूइंग को प्रमोट करना है और कॉर्पोरेट्स को फैसिलिटेट करना है. और इसके लिए वो कहीं अपने ऑफिस के थ्रू कार्य करती है. जैसे रीजनल ऑफिस जो होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ऑफिस होते हैं, फिर रीजनल डायरेक्टर्स होते हैं, ऑफिशियल लिक्विडेटर एक ऑफिस है जो कि अब धीरे धीरे बंद होता जा रहा है क्योंकि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 के बाद में. इसके बाद फ्रॉड और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी SFIO की विंग है जो सीरियस फ्रॉड्स को देखती है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंश्योर करने का कार्य करती है. तो फैसिलिटेशन और साथ ही साथ में माइनर रूप से रेगुलेशन का भी कार्य करती है ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो और लेवल प्लेइंग फील्ड सारे कॉर्पोरेट्स के लिए रहे. पहले एक एंटिटी हुआ करती थी BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. उसके बारे में थोड़ा बताएं कि अब क्या उसका स्वरूप है? सर, मैं उससे अवेयर नहीं हूँ. आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट दैट सर. ठीक है. अच्छा, राजस्थान में समय समय पर ये टिड्डी का आतंक जी सर. लोकस्ट मेनेस. जी सर. तो हर साल नहीं होता है कि कभी कभी होता है किसी किसी साल में. तो इसके पीछे क्या कारण है? हर साल क्यों नहीं होता, कभी कभी क्यों होता है? सर, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं. एनवायरमेंटल फैक्टर है और इकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं और जोग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो अफ्रीका से ओरिजिन होता है और इनका पूरा एक रूट है कि सेंट्रल एशियन रूट से वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में राजस्थान में एंट्री करते हैं. तो जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, जो उनका ब्रीडिंग सीजन है, बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी प्लस रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ब्रीडिंग सीजन. तो उनका ब्रीडिंग सीजन जिस समय होता है या स्कार्सिटी ऑफ फूड इन देयर नेटिव प्लेस, तो दीज आर द फैक्टर्स जो उन कंट्रीब्यूट करती है कि कुछ साइकिल्स में जो टिड्डी दल का जो अटैक हो वो राजस्थान में दिखाई देता है. और बीच में बहुत सारी कंट्रीज़ भी है, कई बार वो इफेक्टिव मेजर बीच में लेते हैं तो वो राजस्थान तक नहीं पहुंच पाते हैं या इंडिया तक नहीं पहुंचते हैं. लेकिन कई बार जो बीच के नेशंस है जैसे अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ या उससे भी पहले की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं या जहाँ से ओरिजिन है अफ्रीका, अगर वहाँ मिटिगेशन नहीं होता है तो वो यहाँ पहुँच पाते हैं. आपने एनवायरनमेंट की बात की, तो ये क्लाइमेट चेंज, जी सर. इसके बारे में कुछ लोगों की धारणा है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे, कि ये तो होता आया है, ये प्राकृतिक चीज़ है
ओवर द इयर्स 8 ऐसी साइकिल्स आ चुकी हैं, आइस एज, वार्म एज, आइस एज अगेन वगैरह वगैरह, और ये एक फ्रॉड है, होक्स है। इस विषय में आपका क्या कहना है? सर इस स्टेटमेंट से मैं पार्शली एग्री करता हूँ। डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमिना है जो ओवर द टाइम हुआ है, पहले भी मास एक्सटेंशन हुए हैं। पर क्लाइमेट चेंज की जो इंटेंसिटी है या जहाँ ये उसकी फ्रीक्वेंसी जो अभी इंक्रीज़ हुई है वर्तमान में, वो बहुत ही खतरनाक है और वो बहुत ही बड़ा चैलेंज एज ए इमर्ज हो रहा है कि अगर हम सी लेवल रेस की बात करें या ग्लोबल टेम्परेचर रेस की बात करें कि एक ही दशक में हो सकता है कि हम 3 डिग्री जो सेल्सियस है उसको भी क्रॉस कर जाएं। इतनी इंटेंसिटी हमने पिछली सेंचुरी में नहीं देखी है ना उससे पहले सेंचुरी में देखी है। तो इसका पेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर अधिक पाया जा रहा है इसमें कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, वो बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और पहले इस तरह के फैक्टर्स नहीं पाए गए थे जो पहले के मास एक्सटेंशन से, वो मोस्टली नेचुरल थे। नाउ इट इज़ मोर एंथ्रोपोजेनिक। आपने मास एक्सटेंशन की बात की, तो 6th मास एक्सटेंशन, जी सर। इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। मेरा आखिरी प्रश्न आपके लिए। सर एग्जैक्टली तो मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मास एक्सटेंशन सर व्हाट आर द रीज़न और फैक्टर्स क्या थे उसको तो सर मैं राइट नाउ तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। थैंक यू प्रवीण। ओके, प्रवीण, आपकी जो आँखों की जो ये है, इसकी कोई नाम है इस बीमारी का? जी सर। क्या है? सर स्टागार्ड डिजीज़ है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें मैकुलर डिस्ट्रॉफी, रेटाइना का जो सेंटर पार्ट होता है मैकुला, वो डीजनरेट हो गया है। तो 2015 में ही स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग माय एमबीबीएस। Okay. अर्लियर आई वाज टोटली फिट लाइक 6/6 विजन एंड नाउ इट इज 6/60 सर। 6/60? यस सर। और इसका प्रोग्रेशन क्या है? सर मैकुलर डिस्ट्रॉफी प्रोग्रेस होती है जनरल केसेस में। जैसे मेरे केस में अभी होल्ड हुई है क्योंकि मैं काफ़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ और साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स भी ले रहा हूँ, तो मैं इसके प्रोग्रेशन को डिले कर रहा हूँ। लेकिन कुछ केसेस में 80% 90% तक भी हुई है ओवर द टाइम, 20 ईयर्स 25। ओके, तो आपने 8 साल तो प्रैक्टिस किया है? सर 4 ईयर्स। 4 इयर्स प्रैक्टिस किया है? यस सर। तो उसके बाद या तो यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करते रहे या अभी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं आप? जी सर मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया है अपने करियर में। मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने हमेशा जॉब के साथ की है। 2017 से लेके 2021 तक मैं एक कॉर्पोरेट अस्पताल में था, उसके बाद मैंने सीजीएचएस ज्वाइन किया और 2021 सिविल सेवाओं मेरा चयन हुआ और मैंने आईसीएलएस ज्वाइन किया। तो हमारे यहाँ पे जो एक स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम, जी सर। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि अभी कितने लोग इसमें कवर्ड हो गए हैं और क्या इसका लाभ है लोगों को? सर आयुष्मान भारत स्कीम एक बहुत ही विजनरी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, क्योंकि भारत में जो है नेचुरली प्राइवेट सेक्टर बहुत मशरूम किया था और पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं हम लैकिंग थे। तो दोनों को ब्रिज करवाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है इंश्योरेंस, और आयुष्मान भारत एक इंश्योरेंस कवरेज स्कीम है जो सेकेंडरी और टर्शियरी केयर प्रोवाइड करवाती है। लगभग इसमें 10 करोड़ हाउस को आइडेंटिफाई किया है और इंटेंटेड बेनिफिशियरी जो है लगभग इसके 50 करोड़ रहेंगे। तो इसमें 5 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है जो भी इसके बेनिफिशियरी हैं। नहीं, 5 लाख किसको दिया जाता है? सर जो भी आइडेंटिफाइड किए गए हैं 50 करोड़ इसमें। नहीं, जैसे मैं हूँ, मेरा परिवार है, हम 4 लोग हैं। जी सर। तो क्या हमको 20 लाख रुपया साल में मिल जाएगा अगर हमें इलाज कराना है तो? सर मुझे लगता है सर आपको तो नहीं मिल पाएगा, आप मिसिंग मिडिल कैटेगरी में आएंगे कि जो शायद नहीं, लेट्स से कि मैं गरीब आदमी हूँ। ओके। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं घर पे काम करता हूँ किसी के, तो मेरे परिवार में 4 लोग हैं, तो हमें अगर ज़रूरत पड़ जाए जी सर, तो क्या सबको ये 5-5 लाख के हिसाब से 20 लाख रुपया मिल जाएगा? सर जितना मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्य किया था और वहाँ जो इंश्योरेंस स्कीम के आते थे तो इंडिविजुअली 5 लाख तक का इंडिविजुअल में रखते थे और उसमें नेक्स्ट ईयर टॉपअप भी होता था अगर वो क्लेम नहीं करते हैं तो। प्राइवेट इंश्योरेंस में मैंने देखा है। राजस्थान में आयुष्मान भारत इतना प्रेवलेंट नहीं था, तो मैं इसके बारे में सर सारे रूल्स और वापस देखूंगा एक बार, क्योंकि ये परिवार के लिए है ना कि इंडिविजुअल के लिए नहीं है। 5 लाख रुपए की लिमिट जो है उसके बारे में। ओके, आप मुझे ये बता देंगे कि टेटनस का इंजेक्शन जी सर, जच्चा बच्चा को, जी सर, जच्चा को प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल कब कब लगता है? सर टेटनस के 2 डोजेस लगते हैं महिला को, अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगाना होता है।
नहीं तो हम 4th मंथ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर अगला जो उसको सेकंड डोज लगता है वो 5th मंथ पे लगता है। और उसके बाद सर जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल सर, अगर मुझे 10 सेकंड दे तो सर मैं रिकॉल करता हूँ। सर मैं अभी रिकॉल Okay. करने जा रहा हूँ। Okay. आप जिस जगह से आते हैं, जी सर। आप राजस्थान से, दिल्ली में एक नदी आप भेजते हैं हमारे यहाँ, एक नदी आती है, तो कौन सी नदी आती है राजस्थान से यहाँ पे? बनास तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। साहिबी। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, एक आप अपने, लास्ट मेरा सवाल है जी सर। कि आप अपने यहाँ से एक नदी भेजते हैं गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में भेजते हैं, ओके कौन सी नदी है? सर लूनी नदी। ओके, तो ये लूनी क्यों कहते हैं इसको? सर इसका उद्गम स्थल जो है पुष्कर की अरावली घाटी से है और वो जो पूरा बेल्ट है उसमें सैलिनाइजेशन का इशू है, तो ये खारे पानी की नदी बताते हैं कि इसका पानी पीने योग्य भी नहीं होता है और कुछ क्षेत्रों में इसका पानी जो है वो कड़वा है, तो शायद इसको तो इसीलिए- पीने लायक कहाँ, किन एरियाज में पीने लायक रहता है? सर उद्गम स्थल जो है इसका पुष्कर अरावली हिल्स में, वहाँ तो इसका पानी ड्रिंकेबल होता है क्योंकि इसका नेचुरल ओरिजिन है। ओके, जब ये कुबड़ पट्टी और उस क्षेत्र से निकलती है तो इसमें खारेपन की समस्याएं होती रहती है। ठीक है, थैंक यू। प्रवीण, आपको पता है इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? जी सर, जुलाई 1 नहीं, वो तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट है। ओके सर, इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे इज 24 अक्टूबर। थैंक यू सर। तो इंडिया में जो डॉक्टर्स डे है वो आपने बताया 1 जुलाई, वो क्यों 1 जुलाई को मनाते हैं? So I read that, but right now I'm not able to recall it. ओके, Sir, वो डॉक्टर विधान चंद्र okay. रॉय, Yes, वीसी yes, रॉय sir, का yes. बर्थडे है। Yes, yes, sir. Thank you, sir. हर साल डॉक्टर्स डे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ डॉक्टर्स डे इन 2023? आपको याद है? Sorry, sir, not. सेलिब्रेटिंग रेजिलियंस एंड हीलिंग हैंड्स। Okay. और व्हाट इज द सिंबल ऑफ डॉक्टर्स डे हमारे यहाँ? Sir, not able. रेड कार्नेशंस। Okay, thank you, sir. आपने कहा कि आपको ट्रैवल व्लॉगिंग वीडियोस देखना पसंद है। जी सर। अगर आप खुद ट्रैवल करना चाहें कहीं एंड वीडियो ब्लॉगिंग करना चाहें, जी सर। कौन सी जगह चूज करेंगे? सर मैंने अक्रॉस द ग्लोब बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स देखे हैं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कहाँ जाना चाहूँ या वहाँ शूट करना चाहूँ तो मुझे लगता है मैं सेरेंगेटी नेशनल पार्क जाऊँगा। कहाँ? सेरेंगेटी नेशनल पार्क वाओ। तांजानिया में। क्यों? सर वो बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है क्योंकि मैंने देखा है कि एक ही नेशनल पार्क में सारी वाइल्ड लाइफ वहाँ पे प्रेजेंट है, कि वहाँ जिराफ भी मिलता है, लायन भी है, राइनोस भी है। विच आर द बिग 5 ऑफ दैट? सर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने उसमें जिराफ देखा है, राइनो देखा है, मैंने लायन भी देखा है, एलिफेंट देखा है उसमें, और लास्ट, मल्टीपल, आई थिंक आई हैव सीन 50 बट आई एम नॉट एबल। वेरी क्रूशियल, हैज इंडियन कनेक्शन नाउ। राइनो नहीं, वो तो आ गया। आ गया, अच्छा बोल दिया। यस, चीता रह गया था। Okay. बिग 5। ऑलराइट, 100 साल बाद अगर लोग इस पीरियड को याद करना चाहें तो क्या क्या चीज़ सिग्निफिकेंट देखेंगे? सर अगर पास्ट में अगर फ्यूचर में जाके बात करते हैं कि हम 100 साल बाद इस पीरियड में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों ही होगी। मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ, आप 3 चीज़ बताइए। जी, 3 चीज़ पॉजिटिव, 3 चीज़ नेगेटिव। सर पॉजिटिव चीज़ सबसे बड़ी लर्निंग फ्रॉम द कोविड कि हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ओके, health को हम गुड, तभी वेरी significance गुड, देते वेरी हैं गुड। तो- सेकंड? सेकंड मुझे लगता है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो 100 साल बाद हमें रियलाइज करवाएगी कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम फ्यूचर में अर्जित करेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, वो इतिहास याद करेगा। ओके, और तीसरी? तीसरा सर मुझे लगता है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट की जो डिप्लोमेसी है, तो हम एक विश्व गुरु या विश्व मित्र की फेज़ जो अभी हम
चाहते हैं या हम डिज़ायर करते हैं और उसके पद पे अग्रसर भी हैं। अच्छा, वो आप हम तीनों भविष्य में- चीज तो आपने लगभग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बताया, एक्सेप्ट फॉर कोविड। Yes, sir. दुनिया को कैसे लोग याद करेंगे, ह्यूमैनिटी को, ग्लोब को? क्या हुआ इस जमाने में? और जमाना जब मैं कहता हूं तो 2015 से 2024 तक का 9-10 साल का पीरियड आप लीजिए। इस पीरियड में को लोग किस तरह से देखेंगे? सर मुझे लगता है इसको सबसे बड़ा कोविड, देन सेकंड क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में जो सबसे वोकल रहा है ये पीरियड, कि बहुत सारे हमने छोटे आइलैंड्स देखे हैं, तालाब, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हाँ, जिसमें हम ओके, initiative taking तीसरी नहीं ले चीज? पाए। तीसरी सर, ये जियोपॉलिटिकल शिफ्ट का भी एरर रहा है वर्ल्ड वाइड। ओके, गुड, वेरी गुड। हाँ जी, डॉक्टर प्रीन, गुड मॉर्निंग टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। आप कौन सी स्ट्रीम से गए डॉक्टर? आप नीट के थ्रू गए थे या जो राजस्थान मेडिकल टेस्ट था उसके थ्रू? सर 2012 में नीट स्टार्ट हुआ था और 2011 मेरा एंट्रप्शन है, तो उस समय अच्छा, आप नीट के पहले गए। राजस्थान प्री मेडिकल ये टेस्ट। मेडिकल एजुकेशन में, स्पेशली पीजी में, जी सर। करप्शन की बहुत बात होती है। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि इतने करोड़, ये वो क्या है और उसमें क्यों नहीं सुधार आ सकता? सर आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन है, उसमें मनमानी फीस जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो मांगते हैं। रिसेंटली सर मैं एग्जांपल देता हूँ कि उदयपुर के एक निजी मेडिकल कॉलेज में, जो कि अखबारों में सुर्खियाँ बनी थी कि रेडियोलॉजी में 11 करोड़ की उसी सीट, का रेफरेंस है। 11 करोड़ 8 करोड़ की सीट्स गई है। सर एक तो बड़ा फैक्टर है कि गवर्नमेंट ने, एनएमसी ने परसेंटाइल को जीरो कर दिया है नीट पीजी के लिए। तो जब परसेंटाइल जीरो कर दिया है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हो गए, दोज हु कैन पे। और उसके बाद सर कोई भी कैपिंग मैकेनिज्म नहीं लगाया एनएमसी ने कि जो गवर्नमेंट है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो मनमाना चार्ज कर सकते हैं। तो करप्शन सर जो है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए, बट अकॉर्डिंग टू रूल्स दे आर चार्जिंग देयर फीस ओनली बिकॉज देयर इज़ नो कैप, सो वी हैव टू पुट द कैप ऑन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। जी सर। ये जो एमआरपी है मेडिसिन की, वो भी हम देखते हैं कि जितनी मेडिसिन की कीमत होती है उससे एक्चुअल जो अवेलेबल कई जगह पर उससे कम भी अवेलेबल हो जाती है। और ये कार्टल जो है इनका मैन्युफैक्चरर का, वो बना के, मैं एक पर्सनली जानता हूँ कि एक दवाई जो 2500-700 की मिल रही थी, छोटी सी किसी कंपनी की बनाई, वही दवाई, वही साल्ट, वही सब कुछ जो है 450-500 में बहुत बड़ी कंपनी की बनाई हुई मिल रही थी। आई एम टॉकिंग ऑफ ए कैंसर ड्रग। तो ये क्या है, कैसे इसको आम आदमी तो उसमें बेवकूफ़ बनेगा ही बनेगा। जी सर। सर भारत में मेडिसिन सेक्टर की बात करें तो जेनरिक मेडिसिन जो हैं वो आजकल बहुत सारी कंपनीज उसमें मशरूम हो रही है। और साथ ही में एनएमसी ने रेगुलेशन भी कर दिया कि डॉक्टर्स जो हैं केवल सॉल्ट लिखेंगे। तो पहले का जो डिस्क्रिप्शन डॉक्टर का था जिसमें वो ब्रांडेड मेडिसिन लिखते थे या पर्टिकुलर ब्रांड की लिखते थे, वो डिस्क्रिप्शन अब फार्मासिस्ट के पास चला गया है। और फार्मासिस्ट मन चाहिए अपनी जेनरिक मेडिसिन देते हैं, चाहे उनकी कॉस्ट 1 रुपये हो। पैरास्टामोल की बात करते हैं सर, एक पैरास्टामोल को भारत में लगभग 1000 कंपनीज बनाती है और उनकी कॉस्ट वेरी करती है। तो मुझे लगता है जेनरिक मेडिसिन का रेगुलेशन और उनका स्टैंडर्ड और क्वालिटी मैनेज करने की आवश्यकता है, तभी इसका हम प्राइस रेगुलेशन कर पाएंगे और एक स्टैंडर्ड पे सारी दवाइयों को लेके आ पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताएं, मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस तरह से मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, हर साल आम आदमी की जो लाइफ स्पैन है वो 1 साल बढ़ रहा है ना। अगर इसी तरीके से मैं अभी फ़र्ज़ करिए 70 का हूँ तो मेरा 71 तक का मैं जाता हूँ, मेरी लाइफ स्पैन जो है साइंस ने, मेडिकल साइंस ने 1 साल बढ़ा दी, तो इस तरह तो थ्योरेटिकली मैं इमॉर्टल हो जाऊँगा। सर भविष्य में क्या होगा या टेक्नोलॉजी कितना प्रगति करेगा उसको आज तो कहना असंभव है कि हमने 100 साल पहले नहीं सोचा था कि स्टेम सेल, इवन 20 साल पहले भी नहीं सोचा था कि स्टेम सेल किस तरह से कारगर होगी। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर डेथ इज़ द अल्टीमेट रियलिटी और जो सनाइल और नेचुरल प्रोसेस है वो कभी ना कभी तो सर डेफिनेटली। मेरा लास्ट प्रश्न आपको, आप राजस्थान से हैं और राजस्थान ने बहुत आर्म फोर्सेस को बहुत योद्धा और बहुत महान वीर सपूत दिए हैं। जी सर। मैं मेजर शैतान सिंह के बारे में जानना चाहता हूँ, आपने उनका नाम सुना है? सर मैंने उनका नाम सुना है, उनके नाम से बहुत सारे सर्किल्स और चौराहे हैं। किस बैटल के साथ उनको एसोसिएट किया जाता है? सर वो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट हिम सर। रेजांगला की 1962 की बैटल थी जिसमें वो कंपनी कमांडर थे, चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं की,
और उनके 125 में से 114 जवान शहीद हुए थे और उनको परमवीर चक्र मिला था मेजर शतान सिंह साहब को। वो जयपुर के थे, जयपुर में एक गांव है वहाँ के। जी सर। थैंक यू रोहित। थैंक यू सर। प्रवीण, जी सर। आप अजमेर से आते हैं। जी सर। ये अजमेर शब्द का ओरिजिन क्या है, मतलब इसका? सर अजमेर जो है वो अजय सिंह जी के द्वारा बसाया हुआ नगर था, तो उन्हीं के नाम से पहले अजय मेरू था, देन इन मॉडर्न फॉर्म में इसका नाम अजमेर हुआ है सर। अजमेर को इनविंसिबल हिल्स बोला जाता है, जोड़ा जाता है, क्यों? सर स्ट्रेटेजिकली इसकी इम्पोर्टेंस थी मिडाइवल टाइम में, और जो फोर्ट थे बहुत ही, तारागढ़ का फोर्ट बहुत स्ट्रेटेजिक था और उसमें नेचुरल बैरियर्स भी थे, तो ये एक कारण था कि इनविंसिबल हिल्स का दर्जा दिया गया है सर अजमेर को। ठीक है प्रवीण, आप एक डॉक्टर हैं। जी सर। इंडिया का डॉक्टर पेशेंट रेशियो अभी क्या है? सर रिसेंटली जो इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ है उसमें हाईलाइट किया है कि अराउंड 850 पे अब एक डॉक्टर भारत में है। 834। जी सर 850। ठीक है, हम डिस्कसिंग अबाउट अ स्टेटमेंट एंड अ सर्वे WHO का कि 70% इंडियंस आर वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। इसके क्या कारण है? सर कैन यू रिपीट द स्टेटमेंट? 70% इंडियंस आर वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। वन मेडिकल बिल? बिल। ओके, वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। इसके क्या क्या रीजंस हैं? सर आउट ऑफ एक्सपेंडिचर इंडिया का बहुत अधिक हाई है। अभी तो सर आयुष्मान भारत आने के बाद वो रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी भी लगभग 40% है। तो वन ऑफ द बड़ा रीज़न बनता है कि जो मेडिकल की कॉस्ट है वो कई लोगों को पॉवर्टी के नीचे पुश करती है। दूसरा, हमारी इंश्योरेंस स्कीम्स भी है, जैसे आयुष्मान भारत की बात की जाए तो उसमें OPD कवरेजेस नहीं है, और इंश्योरेंस का मैक्सिमम जो खर्चा आता है वो OPD खर्चा आता है। कि अगर हम भी हमारी ज़िंदगी में बात की जाए तो हमें IPD की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है, लेकिन डे टू डे हमारी OPD एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है। और तीसरा मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भारत में बहुत मशरूम किया है कि 80% जो हमारा हेल्थ प्रोवाइडर है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी फीस जो है अनरेगुलेटेड है, वो भी जब हाई एक्सपेंसेस होते हैं तो लोगों को पॉवर्टी में पुश करते हैं। चौथा मुझे लगता है कि सैनिटेशन, प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ, उसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी पुअर है और साथ में लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। तो जो डिजीज़ेस फ्यूचर में प्रिवेंट की जा सकती है, इवन लाइक कि हाइजीन प्रैक्टिस से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसकी भी कमी होने के कारण टर्शरी और सेकेंडरी सेंटर्स पे लोगों को जाना पड़ता है, और वो भी एक बार पॉवर्टी का कारण बन जाता है। प्रवीण, मेडिकल डेथ सुना है आपने ये टर्म? मेडिकल डेट? डेट यस सर। मेडिकल डेप्ट और डेथ सर? डेप्ट ओके। DEBT, ओके। कर्जा। यस। भारत में ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है सर फ्रॉम पास्ट 5 years? सर आई एम नॉट एबल टू थिंक अबाउट इट राइट नाउ, और आई एम नॉट अवेयर, लेट्स से सर। बढ़ रहा है अभी। बढ़ रहा है। थैंक यू सर। ओके, कमिंग टू योर हॉबीज़, आपने ट्रैवल व्लॉगिंग वीडियोस का जिक्र किया है। जी सर। ब्लॉगिंग में और व्लॉगिंग में क्या मेजर डिफरेंस है? सर ब्लॉगिंग में पहले जब लोग घूमते थे तो उनको ब्यूटीफुली तरीके से लिखा जाता था, ब्लॉग्स लिखे जाते थे और उसको रीडर्स पढ़ता था और वो री इमेजिन करके वही एंजॉय कर पाता था। व्लॉगिंग एक न्यू मेथड्स हैं जिसमें वीडियोस बनाए जाते हैं उस साइट्स के, उसका डिस्क्रिप्शंस दिया जाता है और म्यूज़िक ऐड किया जाता है। तो ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग में प्रेजेंटेशन का मुख्य डिफरेंस है कि एक रिटन फॉर्म है और एक वर्चुअल और वीडियो फॉर्म है। ओके, रिसेंटली जो न्यू एज ब्यूरोक्रेट्स हैं, जी सर। उन्हें सोशल मीडिया बग का एक डिजीज़ उनमें मिला है। आप इसको कहाँ से जोड़ते हैं? ये कहाँ से आया, क्यों हो रहा है? सर इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और ये अगर देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एलिमेंट्स हैं। कि हम सोशल मीडिया का यूटिलाइज एज ए ब्यूरोक्रेट जब करते हैं तो हमें एंड पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन की मीन पे। कि अगर मेरा एक्चुअल एंड है सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करके समाज में कोई बदलाव लाना है या सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करके पॉपुलैरिटी गेन करनी है। अगर मुझे बदलाव लाना है समाज में या सोशल मीडिया को मैं एज ए वेपन और टूल यूज़ करता हूँ कि जिसमें लोगों में अवेयरनेस स्पेंड कर पाऊँ या कुछ समाज में बदलाव ले पाएँ, तब वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तब मैं सोशल बग जैसा नेगेटिव टर्म यूज़ करना पसंद नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई ब्यूरोक्रेट सोशल मीडिया का यूटिलाइज़ करके पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं या समाज में अपना वर्चस्व या वो ब्यूरोक्रेसी को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही सर दुखदाई बात है।
और इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक एनोनिमिटी जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू मानी जाती है ब्यूरोक्रेसी में, तो हमें उस ठीक है तरह से प्रवीण, कार्य करना चाहिए। थैंक यू। यस सर, Thank you. थैंक यू। जानकारी चाहेंगे कि आपके सेल्फ असेसमेंट में कैसा गया, कैसा परफॉर्म किया आपने? सर मैं कुछ आंसर्स मुझे लगा कि मैं थोड़ा शॉर्ट कर सकता था, थोड़े लेंथी थे, और मुझे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अभी भी गैदर करनी बाकी सर, मुझे लगता है। तो आपका इंटरव्यू कब है? 30 जनवरी को सर। 30। जी सर। मॉक्स कितने कर लिए आपने? सर दिस इज़ माई सेकेंड मॉक, दिस इज़ माई 4th यूपीएससी इंटरव्यू सर, दिस विल बी माई 4th यूपीएससी इंटरव्यू। अच्छा, यस सर, यस सर। पहले मार्क्स क्या क्या हैं? सर आई स्टार्टेड विद 143, देन 160, देन लास्ट ईयर 176, तो इट इज़ इम्प्रूविंग फ्रॉम 143 टू 176। और बस कितने मार्क्स से मिस हुई? Sir, I got rank 141 in 2021, but unfortunately I was allocated Indian Corporate Law Service because that year earmark seat vacancy जो था विजुअली इम्पेयर्ड का वो आईसीएलएस था सर, और मेरे से ऊपर दो रैंक 7 और रैंक 48 विजुअली इम्पेयर्ड थे, तो आई वाज अनफॉर्चुनेट कि 141 पे भी मुझे आईसीएलएस मिला एंड आई वाज डिनाइड आईएएस। आई एम फाइटिंग फॉर इट इन कैट, मोस्टली आई विल गेट द ऑर्डर ऑन 20 योर रैंक वाज 141? यस, इन 2021 सर। और आपको मिला है देखो Indian Corporate लॉ। Yes, sir. I didn't avail any relaxation under PH category. Like I qualified with general standard at all the level pre-mains, but even they denied कि you will get Okay. only. तो I'm आपकी fine. बार रिटर्न कैसा मिलना हुआ आपकी चाहिए। बार आपका? Sir, return went Very well. well. Yes, yes, sir. चलो, wish you all the best. Thank you, sir. तो प्रवीण, डेफिनेटली यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। Thank you, sir. थोड़े पॉइंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर। पहली बात तो जब आप आते हैं जी सर। तो यू हैव टू वेट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द चेयरमैन Okay, sir. बिफोर यू सिट डाउन। Okay, sir. डोंट बी इन टू मच ऑफ अ हरी। Okay, sir. I will take care. सेकेंडली ये टाई जो है थोड़ी सी इट विल नीड टू बी नॉटेड प्रॉपर्ली। Okay, I will. एंड यू विल बी वेयरिंग अ कोट। Yes, definitely, sir. I will be. तो ऑलरेडी देखिए यू फेस द इंटरव्यू बोर्ड, यू नो कि किस तरीके से यू नो हाउ टू हैंडल द इंटरव्यू बोर्ड एज सच। Yes, sir. तो अब बस थोड़ा सा उसमें प्रिपरेशन में जी सर। ज़रा सा उसको और गति लाने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा, देखिए इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, Yes, sir. हाँ, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। ऑलरेडी आपको कुछ एक्सपोजर हो गया है टू गवर्नमेंट फंक्शनिंग, ऑल दैट विल गो इन योर फेवर। Yes, sir. प्लस वन वेरी बिग थिंग इज दैट यू हैव ओवरकम this and you face the challenges of life, so Yes, sir. that shows the strength of character. Yes, sir. Thank you, sir. हाँ। तो एक चीज़ ज़रा ध्यान में रखें कि जब आप आंसर कर रहे हैं जी सर। तो उस आंसर में ही अगला क्वेश्चन कभी कभी दबा रहता है। जी सर। जब बात हो रही थी अबाउट क्लाइमेट चेंज तो आपने मास एक्सटिंक्शन की Extinction, बात कर ली Yes, sir. और उसको हमने फ़ौरन पकड़ लिया। Yes, sir. अच्छा, इसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है। जी सर। अगर आप वेरी फर्स्ट गूगल में देखेंगे या उसका अध्ययन करेंगे तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड इन 2014 बाय एलिजाबेथ कोलबर्ट, Yes, sir. and it means loss of at least 75% species within 2 million years. Okay. And the third is that the current rate is 10 to 100 times more than any previous extinction extinction, rate yes. caused by humans. Yes. That's why it is also called Holocene extinction. Okay. बस तीन statements में आपने पूरा capture कर। Yes, sir. Most of these questions which come you can capture in 3 statements. Yes, I will try. And कोशिश ये कीजिए keep it down to 1 minute to 1.5 minutes. Yes, sir. Because you see you are interacting with someone who already knows the answer. Yes, sir. तो he wants to see how lucidly, मतलब कितने आसानी से और कितने गहराई से आपने कंसेप्ट पकड़ा है। Yes, sir. हाँ, conceptual clarity is very important. Right, sir. तो बेस्ट ऑफ लक, आई एम श्योर यू विल डू वेरी वेल इंडीड। Thank you, sir. एक चीज All the best. एक चीज कह दूं सर इसमें? आपका इतना सधा हुआ और बहुत अच्छा तरीके से आपने जो जवाब दिए हैं, मैंने जानबूझ के एक सवाल मेड़ता पे नहीं पूछा। Okay. ठीक है, आप मेड़ता से आते हैं, हाँ, मेड़ता से आते हैं और मेड़ता और मीराबाई Yes, sir.
कोई भी सवाल कर सकता है। जी सर, मैं पढ़ तो और उसमें और फिर जो मालकोट दुर्ग है जी सर। और वहाँ पे जो राजपूतों को मराठों ने हराया था, जी सर। तो उस पर भी कोई सवाल हो सकता है ना, तो थोड़ा सा उसका ध्यान। राइट सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। मैं एक हाँ, चीज प्लीज। कहना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़ील, पैशन, एंथुसियाज्म। यस सर। आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी बढ़ेंगे आप। जी सर। तो यू हैव ए ब्यूटीफुल स्माइल व्हेनेवर यू स्माइल। तो थोड़ा एंथुसियाज्म और आपने वो लाए जोश के, मैं तो फुल थ्रॉटल जाके किल इट। ये डॉक्टर है, ये बचाते हैं, किल नहीं करते हैं। आप फौजी हो, आप किल करते हो। Okay. थैंक यू सर। All the best. All the best. थैंक यू सो मच। Yeah. All the best. थैंक यू सर। Careful.